मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवांश कुंडली की वास्तविकता क्या होती है, इसकी रियलिटी क्या है, ये किस प्रकार से काम करती है, इसकी वैल्यू किस हद तक सही है और किस हद तक ये वैल्यू इसकी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में जो काफ़ी डिफरेंट हैं। यूट्यूब पे शायद ही आपको ऐसी जानकारी मिल पाए। ये मैं या अहम वाली बात नहीं कह रहा हूँ, ये आपको वीडियो देखकर खुद पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नवांश कुंडली के बारे में। नवांश क्या है? नवांश कुंडली को जानने से पहले नवांश को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नवांश क्या होता है? यानी कि नौवां अंश। सिंपल सी बात है, नवांश का मतलब होता है नौवां अंश किसी भी चीज़ का। ज़रूरी नहीं नवांश राशियों का ही हो, नवांश तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ पर राशि को थोड़ा ही समावेश किया है, हम केवल नवांश की बात कर रहे हैं, थोड़ा डीपली समझिएगा। तो यहाँ पर नवांश क्या होता है? नवांश किसी भी राशि, किसी भी चीज़ का नौवां हिस्सा। और नवांश कुंडली क्या होती है? लग्न कुंडली की राशियों के 9वें हिस्सों से मिलकर बनी कुंडली नवांश कुंडली होती है। यहाँ पर परिभाषा में मैंने लिखा हुआ है कि लग्न कुंडली की किसी भी राशि के 9वें हिस्से को उस राशि का नवांश कहते हैं, और लग्न की राशियों के 9वें हिस्सों से मिलकर बनी कुंडली नवांश कुंडली होती है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया हो कि नवांश कुंडली क्या होती है, नवांश क्या होता है। यहाँ पर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं विषय के अनुक्रम में। यहाँ पर विषय लिखे हुए हैं, नवांश क्या है, नवांश में राशियों की स्थिति। आगे हमारा जो सब्जेक्ट है, नवांश में राशियों की स्थिति। इसमें मैं आपको नवांश में राशियों की स्थिति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से नवांश का स्ट्रक्चर होता है, सभी बातें बताऊंगा। थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा और जल्दी समझाने का प्रयास करूँगा। बस आपको समझने की ज़रूरत और क्षमता होनी चाहिए आप में। देखिए, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है नवांश के स्ट्रक्चर को लेकर। यहाँ पर मैंने एक एक राशि के जो हैं 9 हिस्से किए हुए हैं, और फिर एक राशि के 9 हिस्सों में से एक हिस्सा उठाकर मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। आप देख सकते हैं, मेष के 9 हिस्से किए, उनमें से केवल एक टुकड़ा लिया है। एक ही की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा लग्न स्पष्ट एक ही अंश पर निश्चित अंश पर होता है, कोई अनियमित अंश पर नहीं होता। तो यहाँ पर नवांश के 9 हिस्से हमने बेशक किए हैं, लेकिन हमें ज़रूरत केवल उन 9 हिस्सों में से एक हिस्से की है। तो हमने एक हिस्सा ले लिया मेष राशि में से। इसी प्रकार से वृषभ राशि में से हमने एक हिस्सा ले लिया, 9 टुकड़े जबकि हमने वृषभ के भी किए। आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, क्षमा चाहूँगा वेट कराने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक राशि के 9 हिस्से होते जा रहे हैं, लेकिन मैं केवल एक एक हिस्सा ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मैं केवल एक एक हिस्सा ले रहा हूँ, कर रहा हूँ सभी के 9 हिस्से, क्योंकि ज़रूरत ही हमें एक हिस्से की होती है। टोटल तो 108 नवांश होते हैं, लेकिन नवांश कुंडली केवल 12 नवांशों से मिलकर बनी होती है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक राशि के 9 हिस्से करते हैं, उनमें से एक हिस्सा उठाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है नवांश का स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो है राशियों की स्थितियाँ होती हैं। सबसे बड़ी बात जो जनसाधारण में के दिमाग में गूंजती होगी, या शायद नहीं भी गूंजती होगी, परफेक्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं, कि यदि मानने की बात है मेष राशि अग्नि तत्वीय है, तो उसमें जो है भिन्न भिन्न तत्व की राशियाँ कैसे समाहित हो सकती हैं? तत्व तो एक ही है, लेकिन डिफरेंट फिर वो बढ़ के कहाँ से आते हैं तत्व? तो उसके पीछे यही लॉजिक है, यही स्ट्रक्चर काम करता है। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि नवांश में जो है केवल ग्रहों के अनुक्रम में राशियों को रखने का कारण ही डिफरेंट की राशियाँ पड़ जाती हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो जो है हमारी एक राशि भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल डिफरेंस हो जाता है गणना के अनुक्रम का। नवांश की गणना ही कुछ और भी, कुंडली कुछ गणना सिचुएशन और उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वे राशियाँ एक हिस्से में डिफरेंट लगती है, ठीक है। इस बात को मूल रूप से और गंभीर रूप से समझने की आवश्यकता है। होती नहीं है एक राशि भिन्न भिन्न तत्वों की, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में और लिखित रूप में, गणितीय रूप में डिफरेंस पड़ जाने के कारण ये हो जाता है कि हाँ, एक राशि अलग अलग तत्वों की महसूस होने लगती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक क्या है? ग्रह, नवांश में ग्रहों की स्थिति। ये भी सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात होगी आपके लिए।
देखिए, नवांश में ग्रहों की स्थिति की अगर बात करें तो नवांश में ग्रहों की स्थिति को मैं 2 स्थितियों को यहाँ पर समावेश करता हूँ, जिनको लेकर काफ़ी जनसाधारण में काफ़ी मतांतर हैं और काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं ग्रहों की उच्च और नीच राशि को लेकर। यहाँ पर यदि कोई ग्रह नवांश कुंडली में, मानने की बात है सूर्य नवांश कुंडली में उच्च राशि में है, लग्न कुंडली में उच्च राशि में है और नवांश में वो नीच का हो जाए, तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि उसका जो है नीच दोष भंग हो गया, या फिर उसका नीच दोष खत्म हो गया। वो नीच का नहीं माना जाएगा, उच्च का नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो है नवांश में नीच का हो गया। तो इस प्रकार की जो है धारणाएं, कुछ लोग कहते हैं कि मानने की बात है सूर्य लग्न कुंडली में नीच राशि का है, तुला राशि का, और नवांश में मेष का हो जाने से उच्च हो जाता, तो कहेंगे लोग कि ये नवांश में उच्च का हो गया है, ये अब जान नीच का दोष नहीं। तो ये काफ़ी जो है बस सिंपल दिमाग से सोची हुई अवधारणाएं हैं, जो सीमित ज्ञान तक संबंध रखती हैं केवल। लेकिन इसके डिफरेंट में और इसके तर्क में यदि हम सोचें कि क्या इसके उच्च बल में कोई हेर फेर हो सकता है नवांश में जाने से, कभी सोचा है इस संबंध में? मेरे ख्याल से नहीं सोचा हूँ, क्योंकि आपके पास या फिर किसी अन्य के पास इतना समय कहाँ है। कोई पैसे के चक्कर में कोई बस सीमित ज्ञान मिल जाए वही काफ़ी है, कोई अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है। तो यहाँ पर मानने की बात है कोई ग्रह षडबल कैलकुलेट करना, यदि आपको आता हो तो षडबल कैलकुलेट करना, षडबल में एक बल आता है उच्च बल कैलकुलेट करना किसी भी ग्रह का, और उससे नवांश से कंपेयर करना कि क्या नवांश कुंडली के संदर्भ में या उसके कंपैरिजन में उसके उच्च बल में कोई हेर फेर होता है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल असंभव होगा। मानने की बात है शनि लग्न कुंडली में उच्च राशि का है, नवांश में नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर उसके जो है उच्च बल में जरा सी भी कमी नहीं आएगी, 1% भी। आप कैलकुलेट कर लेना किसी भी रूप में। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो है शनि का उच्च बल जो है, यानी कि वो नीच का हो गया है नवांश में और नीच का दोष देगा, तो ये एक भ्रांत धारणा है। उसके उच्च बल में कोई भी कमी नहीं आती किसी भी ग्रह के। आप ब्रह्मांडीय स्तर पर भी देख सकते हैं, किसी समय किसी जातक का जन्म है और उस समय कोई ग्रह उच्च राशि में चल रहा हो, क्या वो अपने उच्च राशि को त्याग कर नीच राशि में हो रहा होगा उस समय? मेरे ख्याल से नहीं। ये केवल, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी राशि भिन्न भिन्न प्रकार की राशियों में नहीं पड़ती, केवल उनकी शुभता को दर्शाती हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार गणितीय संख्या को लिखने के अकॉर्डिंग डिफरेंस पड़ जाता है कि हाँ ये सूर्य लग्न में जो है मेष में था, नवांश में नीच का, तुला में होगा, तो ये केवल गणितीय रूप में हो जाता है। संख्यात्मक तरीके से जो है उनका स्ट्रक्चर होता है वृक्क कुंडलियों का, तो इस प्रकार से हो जाता है। उनके उच्च या नीच बल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता वृक्क कुंडली के अकॉर्डिंग। नवांश में जो जैसा है लग्न में जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा उच्च और नीच के मामले में, ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसी प्रकार से अस्त दोष की बात करें, कुछ लोग कहते हैं, कुछ क्या अधिकतर लोग कहते हैं कि भाई जो यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में अस्त है और वो नवांश कुंडली में सूर्य से दूर हो जाता है, नवांश कुंडली में सूर्य से दूर हो जाता है, तो उसका जो है अस्त दोष खत्म हो जाता है। क्या ऐसा सत्य है? मेरे ख्याल से ऐसा सोचना भी एक सबसे बड़ी मूर्खता है। क्या ब्रह्मांडीय स्तर में जिस समय उस बच्चे का जन्म हुआ उस समय शनि, मानने की बात है शनि उस समय सूर्य के निकट होकर बिल्कुल अस्त था, क्या वो नवांश कुंडली के अकॉर्डिंग, उसकी नवांश कुंडली को देखकर हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें तो शनि जो है सूर्य से दूर आ रहा है नवांश में, तो हम इसे अस्त नहीं मान सकते? तो ये एक सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि गोचर में और ब्रह्मांडीय स्तर में वो शनि सूर्य के निकट था। नवांश में केवल गणना के रूप में वो अलग हुआ है, क्योंकि नवांश की गणना और वह अन्य वर्ग कुंडलियों की गणना संख्यात्मक रूप से डिफरेंट पड़ जाता है, डिफरेंस अंतर भी पड़ जाता है। तो बस ये इतनी सी बात है, इसमें हमें राशियों के वास्तविक स्वरूप को नहीं लेना चाहिए। यही बात सबसे जड़ और इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू रखती है नवांश को या फिर किसी भी अन्य कुंडली को देखते हैं, वर्ग कुंडली को, कि हमें जो है
राशियों के डिफरेंट एक राशि में जो जिस तरह के भिन्न भिन्न नवांश पड़ जाते हैं, भिन्न भिन्न होराएं पड़ जाती है, उनके इन भिन्नताओं को लेकर वास्तविक नहीं समझना चाहिए। केवल शुभ और अशुभता को दर्शाती हैं वे चीज़ें, उनकी वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं। हाँ भाई, ये इस वर्ग कुंडली में अच्छी सिचुएशन में पड़ रही है तो इसका शुभता का पॉइंट बढ़ जाता है। बस इतनी सी बात है, ये आगे मैं आपको और भी गहराई से समझाऊंगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नवांश में ग्रहों का बल। तो नवांश में ग्रहों के बल की बात करें तो सबसे पहले बात होती है सप्तवर्गीय बल की। जब आप षडबल देखोगे तो उसमें षडबल में एक बल लिखा होता है ग्रहों का सप्तवर्गीय बल। सप्तवर्गीय बल किस बेस पर आधारित है? सप्तवर्गीय बल इस बेस पर आधारित है कि यदि कोई ग्रह किसी भी वर्ग कुंडली में अपने मित्र के वर्ग में जाता है, यानी कि मित्र की राशि में जाता है, तो वो एक अच्छे परिणाम पाता है। उच्च की राशि में जाता है तब भी अच्छे, एक उसका शुभता का यानी कि सप्तवर्गीय बल 1% बढ़ जाता है, यानी कि शुभता बढ़ जाती है। ठीक है, ना कि उसका ऊंच नीच बल बढ़ता है, उसकी शुभता बढ़ती है केवल। उच्च नीच बल तो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी शुभता में न्यूनता या घट हो जाता है। शत्रु में चला जाता है या नीच राशि में तो उसकी शुभता घट जाती है, यानी कि शुभता की वैल्यू घट जाती है। और अच्छी राशियों में पोजीशन में चला जाता है तो शुभता की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से सप्तवर्गीय बल को कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार से विंशोपक बल भी कैलकुलेट होता है। विंशोपक बल भी इसी प्रकार से कैलकुलेट होता है वर्ग कुंडलियों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्रहों का बल था वो मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार से जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा जो अगला टॉपिक है नवांश में भाव की स्थिति। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पूरी वीडियो की नवांश में भाव की स्थिति। मैं यदि आपसे कहूँ कि नवांश कुंडली के 12 भाव को देखना सबसे बड़ी मूर्खता है तो आपको बहुत ज़्यादा, शायद आप मुझे ही मूर्ख समझेंगे। सिंपल सी बात है, आपका समझना भी जायज़ है, लेकिन जब मैं आपको इस तथ्य से अवगत कराऊँ तो शायद आप ना समझो। तब भी आप समझो तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ये आपकी मर्जी है, आप अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, नवांश में जब भाव की स्थिति की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो उभर कर आती है वो ये है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारी एक जो है लग्न कुंडली है। यहाँ पर लग्न कुंडली हमारे पास है जिसका लग्न स्पष्ट है 10, 27, 18 पर। तो यहाँ पर जो है हम जब लग्न कुंडली जो है हमारी यहाँ पर मकर राशि की है, मकर राशि 10, 27, 18 पर है। 10, 27, 18 चौथे नवांश में पढ़ते हैं, यानी कि मकर का चौथा नवांश क्या होगा? मकर का चौथा नवांश सिंपल सी बात है, मेष होगा। कैलकुलेट कर दिए, मकर से 1, 2, 3, 4 मेष होगा। तो यहाँ पर मेष राशि की जो है हमारी नवांश कुंडली बनेगी। ये आप देख सकते हैं, नवांश कुंडली जो है हमारी मेष राशि की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी लग्न की डिग्री को यदि हम दूसरे भाव में रखें, यानी कि कुंभ राशि में, इसी लग्न की डिग्री को यदि हम दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में रखें तो कुंभ राशि का चौथा नवांश क्या होगा? कुंभ राशि का चौथा नवांश जो है हमारा होगा कन्या। लेकिन नवांश कुंडली में दूसरे भाव में कन्या राशि नहीं है, आप देख सकते हैं, है नहीं है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, दूसरे भाव की वैल्यू ख़त्म हो जाती है नवांश कुंडली में। तो इस प्रकार से यदि आप भाव स्पष्ट को उठाएं, भाव किसी भी कुंडली के लग्न कुंडली के भाव स्पष्ट की तालिका उठाना और उसमें लग्न स्पष्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि लग्न प्रथम भाव स्पष्ट के अकॉर्डिंग नवांश निकालना, तो पहले भाव का तो बिल्कुल सही नवांश आएगा। लेकिन जब आप लग्न स्पष्ट वो भाव स्पष्ट के दूसरे भाव स्पष्ट के अकॉर्डिंग नवांश के दूसरे भाव को निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, बिल्कुल दूसरा भाव निकल कर नहीं आ सकता आपका। ठीक है, आप इस विधि को भी मत यूज कीजिए जो मैंने बताई है आपको कि लग्न की जो है डिग्री उसमें रख ली, आप इसको भी ना यूज़ करें तो भी आप भाव स्पष्ट की डिग्री को यूज़ करो किसी भी भाव की,
तो आपका दूसरा भाव नहीं निकल कर आएगा, तीसरा नहीं निकल कर आएगा, चौथा आएगा। आपको दिखा देता हूँ, हमारी लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली की जो है डिग्री 10-27 है, यानी कि चौथा नवांश है। चौथे नवांश को मेष राशि में रखो, मेष राशि का चौथा नवांश क्या होगा? कर्क। और आप देख सकते हैं कि नवांश कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि है, ठीक है ना, है ना, सोचने वाली बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवांश कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि है। इसी प्रकार से पाँचवें भाव भी नहीं आएगा, पाँचवा भाव भी एक्यूरेट नहीं आएगा, ना छठा भाव आएगा, सातवां भाव बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। सातवें भाव में रखिए चौथे नवांश को, लग्न राशि के सातवें भाव में जब रखोगे तो कर्क का चौथा नवांश क्या होगा? तुला। तो सातवें भाव में आप देख सकते हैं तुला राशि है नवांश कुंडली की। इसी प्रकार से अष्टम भाव भी एक्यूरेट नहीं आएगा बिल्कुल, नवम भाव भी नहीं आएगा, दसम भाव आएगा निकल कर। तो यहाँ पर आप देखो लग्न की डिग्री को दशम भाव में रखो, यानी कि तुला राशि का चौथा नवांश क्या होगा? मकर। तो आप देख सकते हैं नवांश कुंडली के दशम भाव में मकर राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आपको गणितीय प्रमाण भी दे दिया है कि किस प्रकार से हम इस बात को गलत ठहरा सकते हैं कि हमें नवांश कुंडली के टोटल 12 भाव देखने चाहिए। नवांश कुंडली में टोटल 12 भाव में अपना दिमाग ख़राब करना सबसे बड़ी मूर्खता है। केवल केंद्र देखने चाहिए, ठीक है। इस बात को आप मान्य करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा जो रिसर्च और निष्कर्ष मुझे गवाही देता है वो यही देता है कि नवांश कुंडली में केवल केंद्र मायने रखते हैं, ना कि अन्य भाव, ठीक। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से एक इंटरेस्टिंग और आपको सावधान करने वाली सूचना भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वो ये है, देखिए आपने देखा होगा एक ऐप आता है ज्योतिष ऐप, उसके सॉफ्टवेयर से कुछ इस प्रकार के पेजों की कुंडलियाँ बनती हैं। तो आप जब ज्योतिष ऐप को देखते हैं तो उसमें जो है सभी वर्ग कुंडलियों के लग्न स्पष्ट डिफरेंट होते हैं, भाव स्पष्ट भी डिफरेंट होते हैं और ग्रह स्पष्ट भी जो है डिफरेंट होते हैं। तो यदि इन चीज़ों को मैंने देखते हुए इस सॉफ्टवेयर मेकर से कांटेक्ट किया तुरंत, जब ये सॉफ्टवेयर मेरे सामने पहली बार आया तो सॉफ्टवेयर मेकर से मैंने बात की। उसने कहा कि ये आपकी समझ से परे है, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। उसने सोचा मुझे कोड वर्डिंग नहीं आती और वगैरह वगैरह, लेकिन मैं भगवान की दुआ से सभी कुछ जानता हूँ कोड वर्डिंग के बारे में भी। तो उसने कहा ये आपकी बात समझ में नहीं आएगी और वगैरह वगैरह। मैंने कहा बस आप मुझे इतना बताइए ये किस शास्त्र के संदर्भ में आपने लिया है, किस शास्त्र से प्रेरित होकर आपने ऐसा जो है यहाँ उल्लेख किया है। सभी भाव के जो है सभी वर्ग कुंडलियों के जो भाव स्पष्ट भी आपने दे दिए, उनमें जो है उनके लग्न स्पष्ट भी आपने दे दिए और ग्रहों के स्पष्ट भी आपने डिफरेंट बना दिए, लग्न कुंडली के जो है अकॉर्डिंग लग्न से डिफरेंट बना दिए। तो उसने कहा ये प्राचीन शास्त्रों में ही है, आपको शायद समझ में नहीं आया, आपको सीखना पड़ेगा। तो मुझे काफ़ी जो है गिल्टी अनुभव हुआ तो और बुरा भी लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गुमराह करने वाली बात हुई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आपको समझाने वाली है वो ये है कि यदि हम मानने की बात है नवांश कुंडली के भाव स्पष्ट को ले लें, नवांश कुंडली का भाव स्पष्ट लग्न के भाव स्पष्ट से डिफरेंट बना दो, सभी भाव उसके अलग से स्पष्ट कर लो जैसे कि इस बंदे ने किया है, फिर सभी ग्रहों के स्पष्ट अंश अलग से निकाल लो, ठीक है। तो इस स्थिति में तो वो एक अपने आप में एक अलग कुंडली उभर कर आएगी। सभी भावों के भाव बल निकालने पड़ेंगे, सभी वर्ग कुंडलियों के सप्तवर्गीय षडबल निकालने पड़ेंगे, सभी वर्ग कुंडलियों के अष्टक वर्ग डिफरेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ऐसी बात हुई जैसे एक परमाणु बम फूटता चला जाता है, फटता चला जाता है, ये तो एक अनंत हो जाएगा जिसका मतलब कोई एंड ही नहीं होगा। जितना फल बस
दिमाग खराब खपाते जाओ बस कोई बात लग्न के अकॉर्डिंग अच्छी आ रही है तो वो नवांश में बिल्कुल ही, या फिर इसी प्रकार से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा मामला, बिल्कुल ही वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी लग्न कुंडली की। यदि आप इस बात को गहराई से सोचें कि किसी और अन्य वर्ग कुंडली के भाव स्पष्ट भी बना लो, लग्न स्पष्ट भी डिफरेंट बना लो, तो ये तो लग्न कुंडली की वैल्यू ही ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। देखने की ज़रूरत ही क्या है फिर वर्ग कुंडली की, लग्न कुंडली की। तो ये एक गुमराह करने वाली बातें हैं। इस बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए मैंने और भी काफ़ी प्रयास किए। मैंने सॉफ्टवेयर को चेक किया, इसमें से बंदे ने जो है पंचमांश कुंडली को बिल्कुल डिफरेंट बनाया हुआ था। त्रिशांश कुंडली भी काफ़ी कैलकुलेशन के मामले में बिल्कुल अलग आ रही थी, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैंने इस संदर्भ में से प्रश्न किए कि ये क्या है, तो इसने कहा ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये आपकी समझ से बाहर है। मैं कहा भाई तू ऐसा कर, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे ये बता दे तैने ये सब कहाँ से किया है। जब मैं उसे थोड़ी नॉलेज वाली बात शेयर की, उसने कहा कि भाई ये मैंने जगन्नाथ होरा शास्त्र से जो है इंस्पायर होके कोड वर्डिंग को कॉपी किया है, उसके अकॉर्डिंग बनाया। तो उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। मैंने कहा ग्रंथ प्रमाण दे, मेरे पास कोई ग्रंथ प्रमाण नहीं है। वो बस बिल्कुल उसने जो है सरेंडर कर दिया था कि भाई मैंने सिंपल सी बात है, मैंने कोड वर्डिंग कॉपी की है जगन्नाथ होरा शास्त्र से, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, बस कोड वर्डिंग जानता हूँ। तो भाई ऐसा क्यों कर रहा है कि लोग अपने निजी ज्ञान को, जो वे लग्न कुंडली का भी ज्ञान रखते हैं, उससे भी वंचित हो जाएंगे इस संदर्भ में उलझ कर। वे सोचेंगे कि ज्योतिष हमारे बस की बात ही नहीं है, हाथ खड़े कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म ही है मामला। ज्योतिष बनना बिल्कुल भूल जाएंगे लोग कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है, जितने घुसोंगे बस ये तो बस महाभारत हो जाएगा। महाभारत भी काफ़ी अच्छा था इसके मामले में। तो यहाँ पर एक केवल गुमराह होने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर आपको समझा दूंगा कि भाव स्पष्ट अलग से होना क्या कहते हैं नवांश कुंडली में या फिर अन्य वर्ग कुंडली में, ये सब कैलकुलेशन है कंप्यूटर की कैलकुलेशन, हाथ की बनाई हुई कैलकुलेशन डिफरेंट मिलेगी और वास्तविकता से भी डिफरेंट मिलेगी। सामान्य आधुनिक ज्योतिषी सब कंप्यूटर के भरोसे रह जाएंगे, लेकिन वो सब कोड वर्डिंग पर आधारित है। क्या आपको पता है जिस प्रकार से इस कोड वर्डिंग वाले बंदे ने स्वीकार लिया कि मुझे इस संदर्भ में कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं जिस बंदे ने और सॉफ्टवेयर की कोडिंग करी है, क्या उसे वास्तविक ज्ञान हो सकता है ज्योतिष का? क्या पता वो केवल कोड वर्डिंग जानता हो। उन्होंने कहा हो कि भाई तू लग्न कुंडली के ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट कर, उसने उसी अकॉर्डिंग सभी राशियों के जो है लग्न स्पष्ट और भाव स्पष्ट बना दिए। तो ये एक कोड वर्डिंग वाले की गलती है सबसे ज़्यादा, जो कोड वर्डिंग कर रहा है। जरूरी नहीं कोड वर्डिंग करने वाला एक सच्चा ज्योतिषी हो और उसे अच्छा ज्ञान हो, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों में अपना दिमाग ख़राब ना करें, मेरी सबसे बड़ी सलाह है आपकी। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि मेरी बातें बकवास लग रही हो तो आप निसंकोच वीडियो को काट सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अगला टॉपिक ये है कि नवांश में ग्रहों की दृष्टि। नवांश में ग्रहों की दृष्टि की जब बात होती है तो ये भी एक सोचने वाली बात होती है भाई साहब। तो यहाँ पर नवांश में जब ग्रहों की दृष्टि की बात होती है तो सबसे पहले ग्रहों की सिचुएशन की बात कर लेते हैं। और सिचुएशन में सबसे फेमस क्या है? राहु केतु की जब हम बात करते हैं तो आप त्रिशांश कुंडली और होरा कुंडली जैसी डिफरेंट और कठिन सी कुंडलियों को उठाना, लगती सिंपल है लेकिन बड़ी कठिन है, त्रिशांश होरा इत्यादि। तो यहाँ पर त्रिशांश में आप देखना कि राहु केतु एक साथ आ जाते हैं। क्या ऐसा संभव है कि राहु केतु एक साथ आ जाए? 7 राशियों के अंतर पर रहने वाले एक दूसरे के 2 ग्रह, क्या ऐसा संभव है ब्रह्मांडीय स्थिति में कि राहु केतु एक साथ आ जाए? मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता। ये केवल गणना रूप है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि जब हम गणितीय रूप में वर्ग कुंडलियों की गणना करते हैं, उनके डिवाइड करके एक राशि को, तो ये उनके अंतर से, उनके क्रम से पढ़ने के कारण ये सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। उनकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, केवल शुभता से लेना देना है वर्ग कुंडलियों का। मैं इस बात को फिर आपसे कह रहा हूँ कि केवल शुभता के पॉइंट से लेना देना है वर्ग कुंडलियों का,
ना कि राशियों की वास्तविकता से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दृष्टि की बात सबसे पहले तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि राहु केतु जब त्रिशांश में एक जात हो जाते हैं तो क्या ये संभव है दृष्टि है भी बिल्कुल प्योर होगी वर्ग कुंडलियों में। इसी के साथ साथ शुक्र और बुध सूर्य के इर्द गिर्द रहते हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मांड में भी सूर्य के इर्द गिर्द हैं, और किसी भी प्राचीन लग्न कुंडली को उठाना सूर्य के इर्द गिर्द शुक्र और बुध रहते हैं। लेकिन वर्ग कुंडलियों में आप देखना कि 7वीं राशि के अंतर तक चले जाते हैं शुक्र और बुध। क्या ऐसा संभव है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि बुध की दृष्टि सूर्य पर और शुक्र की दृष्टि सूर्य पर हो। क्या ऐसा संभव है? यदि संभव हो तो आप भी बता देना कमेंट करके, मुझे भी संतुष्टि मिल जाएगी, झूठी सही। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2 प्रमाण हमारे पास मुख्य रूप से बिल्कुल परफेक्ट रूप से सबूत के रूप में उभर कर आए हैं कि जब राहु केतु वर्ग कुंडलियों में एक साथ हो सकते हैं, शुक्र बुध सूर्य से 7वीं राशि के अंदर पलट सकते हैं, यानी कि दृष्टि गिर सकते हैं वर्ग कुंडलियों में, तो ये एक मात्र कैलकुलेशन के अंतर से पड़ता है, गणितीय, लेकिन ये सत्य नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग कुंडलियों में दृष्टि देखना सबसे मूर्खता वाली बात है। अर्थात वर्ग कुंडलियों में हमें ग्रहों की दृष्टि नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई बात हमारे सभी जो है विषय के अनुक्रमों की। छठा जो हमारा पॉइंट था नवांश में ग्रहों की। तो अब एंड में हम बात क्या करते हैं नवांश के महत्व की। नवांश का महत्व क्या होता है? नवांश कुंडली का जो महत्व है वो ये होता है कि जब हमने भाव की बात की थी कि नवांश कुंडली में हमें कौन कौन से भाव देखने चाहिए, हमने कहा था कि केवल हमें केंद्र भाव देखने चाहिए नवांश कुंडली के, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम। ठीक है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में यही भाव निकल कर आए थे बिल्कुल एक्यूरेसी में, बाकी भाव की तो वैल्यू ही ख़त्म होती चली गई थी। तो हमें नवांश कुंडली में केवल 4 भाव देखने चाहिए, वो केंद्र चारों, और नवांश कुंडली से 4 लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग चारों भावों से जिन बातों का ज्ञान किया जाता है उन सभी चारों बातों का ज्ञान हमें नवांश कुंडली से करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। नवांश कुंडली का महत्व होता है विवाह के संदर्भ में देखना, जीवन साथी के संदर्भ में देखना, क्योंकि सप्तम भाव तो देखते ही देखते हैं, केंद्र है सप्तम भाव। सुख स्थिति को, वाहन की स्थिति को, घर बार के जमीन जायदाद इत्यादि, ऐश्वर्य, सुख वैभव इत्यादि की स्थिति को भी हमें नवांश कुंडली से देखना चाहिए। रोजगार स्थिति को भी हमें नवांश कुंडली से देखना चाहिए, ये भी एक शक्ति है। शारीरिक संरचना, गुण अवगुण इत्यादि को भी हमें नवांश कुंडली से देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नवांश कुंडली का महत्व हमारे जो है ऐश्वर्य से संबंध रखता है, अर्थात चारों जो केंद्र होते हैं व्यक्ति के कुंडली में व्यक्ति के सांसारिक ऐश्वर्य को दर्शाते हैं। सबसे पहला ऐश्वर्य शारीरिक सुख, दूसरा भौतिक सुख, वाहन, घर, जमीन, जायदाद इत्यादि, बंधुजन इत्यादि, 7वां सुख गृहस्थी, पत्नी से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार के जो मोस्ट सुख हैं, यानी कि दशम सुख राज्य का हो गया, पद प्राप्ति का, तो ये जो मोस्ट सुख वैभव है, भौतिक सुख, ये हमें नवांश कुंडली से देखने चाहिए। नवांश कुंडली सुखों के संदर्भ में बहुत मायने रखती है। सबसे एंड में जो है पूरी वीडियो का जो है निचोड़ आपको बता देता हूँ कि नवांश कुंडली में ग्रहों की दृष्टि मत देखो, नवांश कुंडली में ग्रहों के ऊंच नीच को मत देखो, अस्त इत्यादि को मत देखो। ठीक है, नवांश कुंडली में त्रिक भाव को मत देखो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को त्याग दो बिल्कुल। राशियों के गुणों को मत देखो, अग्नि तत्व या फलाना टिकड़ा ये और वो, ये भी मत देखो। केवल ग्रहों के अकॉर्डिंग जो है उनकी शुभता अशुभता देखो। ठीक है, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति में होता है, केपी सिस्टम में कुछ ऐसा ही सेम इसमें जो है वर्ग कुंडलियों में होता है। तो यहाँ पर जो है जो राशियाँ होती हैं वो केवल मानने की बात है। मेरी जो अधिकतर नवांश से जुड़ी हुई जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनमें मैंने कहा है कि अगर
सूर्य जो है नवांश कुंडली में, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सूर्य यदि नवांश कुंडली में मेष राशि में चला जाए तो वो एक अशुभ परिणाम का सूचक होता है, यानी कि खराब फल देता है, अच्छा नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि वर्ग कुंडली को फलित करते समय हमें देखना चाहिए कि राशि किस प्रकार के ग्रह की, क्रूर ग्रह की है, पापी ग्रह की है, या फिर सौम्य या शुभ ग्रह की है। यदि राशि नवांश में, राशि जिस राशि में ग्रह पड़ा है, यदि वो क्रूर या पापी ग्रह की हुई तो वो ग्रह उस राशि में होने से अच्छा फल नहीं देगा, भले ही वो उसकी उच्च राशि हो या फिर नीच राशि हो या फिर कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स। तो वो केवल ग्रह के गुण से अटैच होगा, क्योंकि ये केवल शुभता और अशुभता के गुणों को कॉम्बिनेट करने के लिए बनाई हुई है कुंडली, ना कि राशियों की रियलिटी को दर्शाने के लिए। जिस प्रकार से अष्टक वर्ग होता है कुछ उसी के बेस पर आधारित है। तो वो तो खैर गोचर में काम आता है, लेकिन ये ग्रहों के मूल शुभ और अशुभ बिंदुओं को निकालने का काम आती है वर्ग कुंडलियाँ। तो यहाँ पर जो है हमें राशि के स्वामी के गुणों को देखना चाहिए कि किस प्रकार का गुण है राशि स्वामी का, यानी कि हमें देखना चाहिए कि जैसे यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव में खुद ही के राशि के गुण पर है, यानी कि खुद ही के नवांश में, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मंगल भी यहाँ पर इस कुंडली में जो है गुरु के नवांश में, यानी कि नवांश बोलते हैं ना, नौवा ऐसा होता है, तो राशि नहीं बोलते इसमें, केवल नवांश बोलते हैं नवांश कुंडली में राशियों को। राशि की, क्योंकि मैंने आपको बता ही चुका है कि राशि की तो वैल्यू ही खत्म हो जाती है हर कुंडली में, केवल अंश बोलते हैं इन्हें, इसलिए अंश की जो है वैल्यू शुभ अशुभ तक सीमित रहती है। ये राशियाँ नहीं होती जो आपको दिख रही हैं नवांश कुंडली में या फिर अन्य कुंडली में, ये राशियाँ नहीं होती, केवल अंश होते हैं। हम कहेंगे कि मंगल यहाँ पर गुरु के नवांश में, यानी कि गुरु के 9वें अंश में है, शुक्र अपने ही नवांश में है, तो इस प्रकार से ये अंश होते हैं, राशियाँ नहीं होती, उन राशियों के अंश होते हैं। तो कैलकुलेशन में ये राशियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें राशियाँ पड़ जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए फलित के तौर पर कि ग्रह अच्छे ग्रह की राशि में है या बुरे ग्रह की। यदि ग्रह अच्छे ग्रह की राशि में हुआ, अच्छे ग्रह से कॉम्बिनेट करता हुआ, युति को हमेशा देखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि नवांश कुंडली में युति को बहुत जो है हमें वैल्यू देनी चाहिए, युति को वैल्यू देनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो है हमें देखना चाहिए कि ग्रह किसी अच्छे ग्रह से युति या बुरी ग्रह से युति तो नहीं कर रहा, अच्छे ग्रह की राशि में या बुरे ग्रह की। तो इस प्रकार के बस इतने फल तक सीमित रखो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, ठीक है। तभी आपको सटीक परिणाम मिलेंगे, तभी आप और चीज़ें देख पाओगे, तभी आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई शंका या फिर कोई मेरे प्रति ग्लानि या ईर्ष्या भाव है या अच्छा भाव है, वो आप कमेंट में प्रस्तुत कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद। वीडियो समाप्त करते हैं।